देखो रियल लाइफ में आपको पार्टिकल नहीं मिलेंगे, एक बॉडी मिलेगी और बॉडी का मोशन डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो कल किया था, एक तो था बेटा आपका रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन क्या था? प्योर रोटेशनल मोशन, हाँ, और प्योर ट्रांसलेशन, दो किए थे। उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन किया था। तो बेटा प्योर ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? आप एक बॉडी को दूसरी जगह पर ले जा रहे हो और हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। जितने भी पार्टिकल हैं इसमें सबकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। ये था प्योर ट्रांसलेशन, मतलब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही है, घूम नहीं रही रास्ते। और एक था बेटा प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल में चीज एक जगह पर घूम रही है, वो है प्योर रोटेशन, ठीक है ना। प्योर रोटेशन की एक पहचान और है कि इसके जितने भी पार्टिकल हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। मान लो अगर आप इसको देखोगे तो ये भी आपका सर्कल में घूम रहा है, पास वाला पार्टिकल भी सर्कल में घूम रहा है। जैसे ये आपका बेटा पंखा है, इसके सारे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं जितने भी हैं, और सभी सर्कल का जो सेंटर आएगा वो कहाँ पर आएगा? सेम लाइन पर आएगा। बॉडी 3D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, तो सेम लाइन बोलना जरूरी है कि सेम लाइन पर आएगा। वो सेम लाइन का नाम क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस सेम लाइन का जिसके ऊपर सारे सेंटर आ रहे हैं बेटा सर्कल्स के। जैसे आप ठीक है ना, जैसे आप ये ले लोगे ना, ये वाला, अगर आप इसको रोटेट करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना, इससे बड़ा ये ले लो, ये ठीक रहेगा, ये वाला। अब इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल है ना, और सारे पार्टिकल बेटा मैंने यहाँ से पकड़ कर मान लो इसको ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ। अब ये पार्टिकल अपना सर्कल बनाएगा, ये वाला अपना बनाएगा, और सभी सर्कल के जो सेंटर हैं जो मैंने पकड़ा हुआ ना, ये वाला, इसके ऊपर आएंगे। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो यही है, यही तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये भी क्वेश्चन आता है, क्या बॉडी के अंदर ही होगा या बाहर भी हो सकता है एडजस्ट रीजन के तौर पर? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। किसी बॉल को बेटा मान लो, किसी बॉल को आप किसी रस्सी से बांध कर बेटा गुब्बारे तो ये सर्कल में घूमेंगे। तो अब इस केस में इसके सारे पार्टिकल घूमेंगे साथ में। ये मत सोचना कि बॉल ऐसे 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 रोटेट कर रही है, वो रोटेशनल भी मिक्स हो जाएगा। तो मान लो ये बॉल ऐसे मूव कर रही है, ऐसे घूम नहीं रही ना, ऐसे ऐसे, मतलब ये अपने एक्सिस पर नहीं रोटेट कर रही, तो ये ऐसे, ये रोटेशनल मोशन आ गया। अब इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आउटसाइड है। अच्छा, प्योर रोटेशनल में एक कंसेप्ट और था कि इन सभी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। जितने भी पार्टिकल हैं, जैसे बेटा मान लो आपने एक रोड ली, आप इस रोड को यहां पर फिक्स करके घुमा रहे हो थोड़ी देर बाद बेटा ये रोड आपकी यहां चलेगी कहीं, तो ये पार्टिकल बेटा मान लो यहाँ चला गया, ये पार्टिकल मान लो यहाँ चला गया, और ये पार्टिकल मान लो यहाँ चला गया। ये यहाँ गया सर्कल बनाता हुआ, ये यहाँ, और बेटा ये यहाँ। सभी ने इक्वल एंगल ट्रैवल किया नहीं किया? सभी के लिए थीटा तो वही है ना। क्या सभी ने सेम टाइम लिया होगा? अगर बॉडी रिजिड है तो सेम टाइम लिया होगा। तो मतलब बेटा ये क्या होता है? यही तो होता है ना। तो सभी पार्टिकल की थीटा सेम, टाइम सेम, एंगुलर वेलोसिटी सेम। अच्छा, कल एक और क्वेश्चन भी पूछा था बेटा, एक तो सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम, इसकी अगर ओमेगा है इसकी भी ओमेगा होगी, इसकी भी, लेकिन इनकी रिलेटिव वेलोसिटी वो भी ओमेगा है। मतलब इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बेटा ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो भी कितनी आएगी? ओमेगा। जीरो नहीं आएगी, लेकिन जीरो की फीलिंग लो, कल प्रूफ करवाया था, ओमेगा ही आएगी, ये याद रखना। रिजिड बॉडी कौन सी होती है? रिजिड बॉडी जिनके दो पार्टिकल कोई भी ले लो, उनके बीच का जो गैप है वो चेंज
कांस्टेंट रहता है। एक प्यारा सा क्वेश्चन आप कर सकते हो, यहां पर बेटा कि आपने रोड यहां पर ऐसे रख दी, ठीक, इसकी वेलोसिटी बेटा इस टाइम फिलहाल इस डायरेक्शन में कितनी है, ए पॉइंट है। इसकी वेलोसिटी बेटा कितनी है, मान लो इधर जा रहा है ये, इसकी है v, ये भी एंगल मान लो थीटा बना हुआ है और ये भी एंगल क्या बना हुआ है आपका, ये भी थीटा ही आएगा ना, सिंपल मैथ। कह रहा है इन दोनों वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, जो क्वेश्चन क्या पूछ रही है, बस इतना दिया हुआ है कि ये, क्योंकि जब आप इसको इधर से खींचोगे बेटा कॉमन से पता नीचे आएगा, ये वाला पार्टिकल जो इधर है, इधर वाला पार्टिकल बेटा आगे जाएगा, दोनों वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। तो अब ध्यान से देखना क्या करना है, बॉडी कैसी है बेटा, रिजिड बॉडी है, ये याद रखना। अगर बेटा मान लो जैसे ये है, अगर ये रिजिड बॉडी है तो सभी पार्टिकल की स्पीड सेम होनी चाहिए, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब अगर ये ऐसे मूव करेगी, ये तो है नहीं कि ये आगे से निकल कर ऐसे चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मतलब एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या आनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये 10 की से जा रहा है, अगला भी 10 की से जाएगा, यही होना चाहिए। अब अगर ये रोड है, ये वाली, इस वेलोसिटी का इस रोड के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, इस रोड के अलोंग, तो बड़े आराम से आप कह सकते हो सर VA, इसका बेटा इसका इस रोड के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आएगा, आप इधर ले लो ना आगे करके। अगर बेटा ये थीटा है तो ये भी क्या आएगा, अब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट बेटा इसको ब्रेक करना इसके साथ लेना है, तो ये आप 90 माइनस थीटा मान सकते हो यार। इसका इधर लेना बेटा क्या आएगा, इस रोड के लॉन्ग, तो ये आ जाएगा VB कोस आएगा बेटा, कोस 90 माइनस थीटा आएगा। हाँ एंगल तो वही आएगा ना साथ वाला भाई, इसके साथ ये एंगल बना 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा बेटा VB साइन थीटा। समझे बात भाई, ये तो सिंपल मैथ यूज हो रहा है। अब कंसेप्ट क्या है कि ये वाली वेलोसिटी जो इधर जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है ना, और ये पार्टिकल आगे जाएगा, एक कंपोनेंट इसका है जो इधर जाने वाला, तो दोनों की बेटा वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी। अगर आगे पीछे चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, रिजिड बॉडी नहीं रहेगी। तो मतलब आपने बस ये लिखना है कि VA cos थीटा इक्वल टू VA, तो यहाँ सॉरी ये VB आएगा, तो यहाँ से बेटा इसको डिवाइड कर सकते हो, VA डिवाइड बाय VB इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। ये बस छोटा सा टॉपिक है रिजिड बॉडी का कंसेप्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, नोट कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये टॉपिक को समझने के लिए, याद रखने के लिए जरूरी होते हैं। ये क्वेश्चन ऑन रिजिड बॉडी, बाकी पर लिख लेना, जो बातें बोलकर बताई जाती है घर जाकर यहाँ पर नोट कर लेना कि ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि बॉडी रिजिड थी तो उस रोड के अलोंग वेलोसिटी हमेशा सेम रहे सभी पार्टिकल की। नेक्स्ट कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास।
लिख लिया बेटा सभी ने? आपने 9th क्लास के सिलेबस में वैसे है सेंटर ऑफ मास, पता नहीं आपको याद है या नहीं। सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जैसे ये एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट नहीं है, लगभग क्या है ये वाला कॉन्टिन्यूस। इस सिस्टम में एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर आप इसको बैलेंस कर सकते, इसका वेट बैलेंस हो रहा है। दो कंसेप्ट आते हैं, एक सेंटर ऑफ मास COM, एक COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों फिलहाल के लिए समझो कि सेम ही है, एक हल्का सा डिफरेंस होता है बेटा, वो आगे कर लेंगे। हमारे सिलेबस में जहाँ सेंटर ऑफ मास मिलेगा वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगी हमारे सिलेबस में। 8th चैप्टर को छोड़ सकते हो, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ चलती है क्योंकि G की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, जैसे बच्चे ने किया होगा ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सीलरेटेड ग्रेविटी। उसके अलावा सभी चैप्टर में G कॉन्स्टेंट चलता है आपका। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है बेटा, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम मान सकते हैं कि पूरे सिस्टम का मास रखा हुआ है, क्योंकि अगर मास इधर उधर होता तो ग्रेविटी बेटा इसको नीचे खींचती तो बेटा नीचे गिर जाता, अगर ग्रेविटी बेटा इधर से नीचे खींचती इधर से गिर जाता। तो ऐसा हो रहा है, सपोज कर सकते हैं कि सारा मास इस यहाँ पर रखा है और नीचे से बेटा फिंगर लगा दिया, तो वो बैलेंस हो ही जाएगा ना। ये है बेटा सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर पूरा मास सिस्टम का कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसको मैं फेंकूँ ना आपकी तरफ घुमाकर, तो इसके बाकी पार्टिकल का पाथ बताना मुश्किल है, बट इसका पाथ पैराबोलिक हो गया। जो पैराबोला जब किसी के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं ना, फेंकते हैं, उसका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। बाकियों का नहीं पैराबोलिक हो सकता है ये ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाए, लेकिन ये वाला जो है सेंटर ऑफ मास, ये कैसा पाथ शो करेगा? पैराबोलिक। इसका डिस्कस करना आसान। अब कुछ बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं, बता देना यस और नो में फिर बता देंगे कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही आएगा या बाहर भी हो सकता है? ये बताओ, सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही होगा या बाहर भी हो सकता है? जैसे इसका तो बेटा इसके अंदर आ गया, अंदर ही होगा। ये है एक छोटा सा, वो शो कर देगा कि आउटसाइड होता है। ये एक्सपेरिमेंट शायद आपने देखा हो। ये बन गया बेटा एक सिस्टम। इसको बैलेंस करने के लिए कहाँ फिंगर लगाओगे बेटा ये बैलेंस हो जाए? है पॉसिबल? नहीं, लेकिन इसको बैलेंस किया जा सकता है थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर। ये आपका लगभग बेटा ये यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। अब ये बैलेंस हो गया, मतलब कि इन दोनों स्पून का जो सिस्टम बना, उसका सेंटर मास ना यहाँ पर ना यहाँ पर, यहाँ सेंटर मास कहाँ आ गया? तभी तो बैलेंस हो रहा है ना। इसका सेंटर मास आउटसाइड। देखो इस केस में तो बेटा यहाँ पर असल में कुछ मास तो होगा ना वायर का, इसका कुछ मास तो होगा। तो मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चन देखो, जहाँ पर सेंटर मास है वहाँ पर असल में कुछ मास है, सारा तो नहीं है, कुछ तो है, लेकिन यहाँ पर कोई मास नहीं है। ये तो बेटा बाद में बताने के लिए कि यहाँ पर था। इसका सेंटर मास बेटा यहाँ पर है और वहाँ पर असल में कोई भी मास नहीं। ऐसा हो सकता है सेंटर मास इनसाइड हो या आउटसाइड हो, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर असल में कोई मास हो या ना, ऐसा भी हो सकता है। और सेंटर मास बेटा शिफ्ट भी किया जा सकता है इधर उधर थोड़ा सा जुगाड़ करके। तो अब सेंटर मास की डेफिनेशन देखो, the point inside या outside the system of particle या सिस्टम ओनली सिस्टम ऑफ, ठीक है।
where whole mass of the system is supposed to be concentrated। अच्छा, ये डेफिनेशन भी ना बेटा 100% वैलिड नहीं है, वैसे बुकों में भी लिखी होती है। मतलब ऐसा काम हम नहीं कर सकते, हर जगह पर नहीं कर सकते। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, वहाँ पर गड़बड़ आएगी। ग्रेविटेशनल चैप्टर में जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल आपके सिलेबस में बेटा चलती है, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास बेटा, जैसे हमने कोई सिस्टम बनाया, एक बेटा रिंग होती है ना, जो रिंग होती है उसके सेंटर पर लाई करेगा। बताएंगे बेटा कुछ बातें। मान लो कोई सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर में आएगा। कोई ऐसी शेप लोगे ना बेटा, ऐसी शेप लोगे, इसके आउटसाइड आया, कहीं यहां पर आएगा, ठीक है। मान लो कोई शेप ऐसी लेते हो बेटा, इसका बेटा कहीं यहां से है, यहां पर देखो, ये इसको क्या बोलोगे, सिस्टम के अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है? अगर सिंपल रोड लोगे बेटा, इसका यहां आ जाएगा, ये आउटसाइड द सिस्टम है, मतलब यहां पर कोई मास नहीं। अच्छा, आउटसाइड, इसको आउटसाइड बोलोगे या इनसाइड बोलोगे? सिस्टम के आउटसाइड है। आपने देखना भी वहां पर असल में कुछ मास आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर असल में बेटा थोड़ा सा मास भी वहां पर होगा तो सिस्टम के इनसाइड, अगर वहां पर बिल्कुल भी मास नहीं है तो सिस्टम के आउटसाइड। इस रिंग का बेटा यहां पर कोई मास नहीं है, सिस्टम के आउटसाइड। इसका भी नहीं है, आउटसाइड, आउटसाइड। ये बेटा इनसाइड आ रहा है। इसको फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूले करेंगे, उसके बाद बेटा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बेटा ये फॉर्मूला काम का है। इन वन डायमेंशन, प्रूफ बाद में करवाएंगे, पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मूला देखेंगे। वन डायमेंशन में मतलब बेटा आपके पास एक लाइन है ऐसे, ये बेटा आपका ओरिजिन है और एक पार्टिकल आपने यहां रख दिया, इसका मास बेटा m1 मान लो। एक पार्टिकल आपने यहां रख दिया, इसका मास m1 एंड m2। आपने सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो इस केस में अगर दो पार्टिकल हैं, उनका सेंटर मास कहीं बिल्कुल बीच में ही आएगा। और मान लो बेटा आपका सेंटर ऑफ मास, जैसे इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन क्या मान लो, ये है आपका x1 और अगले वाला क्या है बेटा आपका x2 डिस्टेंस। तो आपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी भी कितनी दूरी पर होगा। तो कुछ कोऑर्डिनेट x की वैल्यू कुछ आएगी ना, तो बेटा वो x की वैल्यू क्या आएगी, आपने लिखना है जो मास पकड़ोगे, ध्यान से सुनो, जो मास पकड़ोगे उसकी दूरी ओरिजिन से, m1 x1, जो मास पकड़ा उसी की डिस्टेंस पकड़ी, प्लस m2 x2, जो मास पकड़ोगे बेटा उसी की डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई कर दो, m1 की x1 के साथ m2 की
अब यहाँ पर ना नीचे टोटल मास m1 प्लस ऐसा कोई फॉर्मूला किया हुआ मैथ में, लेकिन वो उल्टा होता है, बस वहाँ पर गड़बड़ी मत कर जाना, ये मिस्टेक हो सकती है। तो वो नहीं है, उसके जैसा है, बहरूपिया है, वो नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते, यह सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन भी बेटा बड़ा प्यारा सा कर सकते हो, क्या ये बेटा आपका ओरिजिन है, और ये पॉइंट है बेटा 5 0, यहां पर बड़ा मास आपने रख दिया 6 kg, यहां पर बेटा रख दिया आपने 14 kg। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बता दो, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन या पोजीशन बता दो बेटा, कहां से आएगी, सेंटर ऑफ मास कहां आएगा इसमें बता दो। ये फॉर्मूला लगाना है जस्ट, सेवन बाय 2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी 7 बाय 2। अच्छा, एक बात और याद रखना, कैलकुलेटर डाल दिया, आ गया सभी का। देखो x1 क्या लोगे, ओरिजिन से बेटा इसकी डिस्टेंस है 0, तो ये 0, ये 6 × 0 0 प्लस m2 बेटा क्या आएगा 14, 14 × 5 वो लिखा हुआ, डिवाइड में बेटा दोनों का एडिशन कर। अच्छा, कई बार क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कई बार क्या करते हैं बेटा, मान लो आपको जस्ट ये दे दिया, ये आपका है 2m, ये m, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा आपकी l। अब निकालो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ओरिजिन बेटा कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप मुझे ये बताओ कि फिर कहाँ से बताओगे, यहाँ बेटा इधर से बता दोगे, यहाँ इधर से बताओगे, कुछ ओरिजिन नहीं दिया बेटा, सिंपल ऐसा रख दिया, तो कहोगे यहाँ सर यहाँ से इतनी दूरी पर है, यहाँ से। आप बताओ बेटा कहाँ से बताना है, यहाँ से बताना है। अगर यहाँ से बताना है, जहाँ से बताओगे वहाँ पर क्या मान लेना, ओरिजिन मान, तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। हाँ जी बेटा, इससे बता, जिससे बताओगे उसको रेफरेंस पॉइंट मान लो। कितना आएगा बेटा, आसान है, ये फॉर्मूला लगा दो बेटा। बेटा इसको m1 मान लो, इसकी डिस्टेंस 0 प्लस बेटा इसकी डिस्टेंस l डिवाइड में बेटा 3m, तो क्या आ जाएगा l/3। ऐसा बेसिक 1 डायमेंशनल में तो बेटा ऐसा लगभग आ जाएगा। अब बारी आती है बेटा 2 डायमेंशन की, ठीक है जी। हाँ जी सागर, ठीक है, आ गया। 2 डायमेंशन में बेटा आपको पता क्या हो जाएगा बेटा, देखो अगर आप इसको ओरिजिन मान लेते हो, माइनस लेकर भी कर सकते हो और बिना माइनस के भी कर सकते हो। आप डिस्टेंस बताओगे ना इससे कितनी दूरी पर है, ये ओरिजिन आपने बताया, तो आपका जो आएगा आप वो लिख देना, 2l/3 आएगा। l/3 तो इधर से आया ना, इधर से कितना आएगा। हाँ जी, x2 कहाँ है, x2 कहाँ है, हाँ 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 बेटा यहाँ से है, तो पहले की बेटा x1 मान लो, वो तो यहीं पर रखा है 0, दूसरे की बेटा क्या बन जाएगी लेंथ l दी हुई है ना,
तो वो x2L बन जाएगी ना, तो डाल। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, टू डायमेंशन में देखो बेटा, इन टू, टू डी में बेटा आपको पता है x की वैल्यू भी आती है और y की भी आती है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है बेटा एक मास यहां रखा हो और दूसरा मास बेटा आपका यहां रखा। इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है x1 y1 हो, इसका हो सकता है बेटा x2 y, और गारंटी है हमेशा दो, जब दो आएंगे ना, दो बेटा, दो का सेंटर मास बेटा उनको मिलाने वाली लाइन के ऊपर ही आएगा। तीन का कहीं पर भी हो सकता है, तीन की कोई गारंटी नहीं है। करेंगे तीन वाला क्वेश्चन भी। तो फॉर्मूला बेटा आपने पहले x निकालना। देखो सेंटर मास कहीं पर भी हो सकता है, मान लो मैंने यहां पर मान लिया। अब इसका बेटा x कोऑर्डिनेट आएगा और y आएगा, कुछ तो आएंगे ना x y। x कैसे लिखोगे बेटा, वही पुरानी बातें बेटा, x m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय, और y कैसे लिखोगे, m1 y1 m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस, ठीक है हो जाएगा। अब इसके बाद तीन वाला समझ गए हो बेटा कैसे करना है। ये दो पार्टिकल थे ना, अगर सिस्टम में तीन पार्टिकल आ जाए, तीन पार्टिकल के लिए बेटा मान लो तीन पार्टिकल आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। अब कहां आएगा सेंटर मास, कहीं पर भी आ सकता है। कोई कहेगा बच्चा सर इन दोनों की लाइन पर आएगा, तो बेटा इन दोनों की लाइन पर आएगा, तीसरा बेटा कहां जाएगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में कहीं पर भी आ सकता है। तो भाई तीन के लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, x आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 नीचे बेटा ये आ जाए। भाई जैसे दो थे, अब तीसरा बेटा मास है, तीसरे की डिस्टेंस लगा दी, नीचे तीसरा मास आ गया, चौथा आएगा, चौथे के साथ में लगा देंगे, चौथा ऐड हो जाएगा। देखो ध्यान से थोड़ा सा समझते हैं। मान लो अगर ये तीसरा ना होता, इन दोनों का बेटा कहाँ आता, कहीं यहाँ पर आता, तो मतलब इन दोनों की जगह मैं क्या मान सकता हूँ, इन दोनों का सारा मास कहाँ आया होगा, यहाँ। अब जब यहाँ आया तो इनका कहाँ बनेगा फिर, कहीं यहाँ पर, समझ गए ना। तो ऐसे आ सकता है, कहीं यहाँ से आते हैं, हाँ उनके बीच ही कहीं आएगा, तीनों से बाहर नहीं आ सकता। और शेप पर भी डिपेंड कर सकता है। देखो ध्यान से, गारंटी नहीं देते। मान लो बेटा एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ, हाँ फिर आप ऐसे जोड़ोगे ना, फिर ऐसे देखोगे, फिर तो बेटा इसके अंदर ही आ जाएगा ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल से बाहर नहीं जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां पर बेटा एक मास रख दिया इन्होंने, नहीं यहां पर नहीं, वैसे रखा हुआ है, m रख दिया, एक मास बेटा m यहां रख दिया, यहां पर बेटा 2m रख दिया,
ये इक्विलर ट्रायंगल है बेटा, डिस्टेंस एल 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 है, एक मास यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब बेटा इसका सेंटर मास बताना है आपने, कहाँ आएगा। आप ना ऐसा काम कर सकते हो, देखो ध्यान से, किन्हीं दो का पहले निकाल लो, वो जहां आएगा उसका दूसरे के साथ होता है। ऐसा भी आप कर सकते हो। आप जैसे करना चाहते हो एक बार बेटा सोचो, एक दो स्टेप करने की कोशिश करो। अगर ना हो तो बेटा बता देना। भाई एक जो बच्चा समझदार है उसको एक दिक्कत आ रही होगी, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू लेने में। हो गया सर, x तो आ गया। आप शायद गलत कर रहे थे बेटा। देखो ध्यान से, आप पहले क्या कर लो, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। भाई इन दोनों का सेंटर मास कहाँ आएगा, बाकी को भूल जाओ बेटा। इन दोनों का सेंटर मास, इन दोनों का सेंटर मास ऑफ, अच्छा ए बी सी में, इन दोनों का सेंटर मास बीच में आएगा। किसी को फीलिंग आ रही है सर ये भी एम है, ये भी एम है, बिल्कुल मिड में आएगा। अगर इधर भी 10 किलो इधर भी 10 किलो बेटा बिल्कुल बीचों बीच बैलेंस हो जाएगी। जैसे बेटा आप सामान लेने जाते हो बाजार में, इक्वल वेट है तो बैलेंस हो जाएगा। नहीं यकीन तो करके देख सकते हो, यहाँ पर बेटा ओरिजिन मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आपके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर ओरिजिन मानोगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बेटा आपका x1 तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि यहीं पर आपने माना हुआ है, प्लस m इंटू x2 बेटा कितना आ गया, l आ गया। नीचे बेटा दोनों मास को ऐड कर दो, ऊपर आ जाएगा m l, नीचे आ जाएगा बेटा 2m, तो m से m कट गया, l/2 आ गया। इन दोनों का सेंटर मास बेटा l/2 यहां बिल्कुल बीच में आ जाएगा। यहां पर बेटा इन दोनों का सेंटर मास, ऐसा मान सकते हो कि यहां पर सारा मास इन दोनों का यहीं पर रखा हुआ है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका, सेंटर मास वही होता है ना जहां पर सिस्टम का मास रखा होगा। आप इन दोनों का निकाल रहे हो तो ये पॉइंट जो आया इसका मतलब है कि इन दोनों का मास यहीं पर रखा हुआ है। अब बेटा इसकी इसके साथ निकाल, इसकी इसके साथ निकालना। भाई फॉर्मूला तो वही लगाना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बाकी सारे सामान को, ठीक है। इसको ओरिजिन मान लो, हो गया। तो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये होमवर्क में छोड़ देते हैं। तीनों को एक साथ लेकर कर दिया, मेरा तो लाया था। अब वो बेटा वो आपने वो लगा दिया होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से कर दिया होगा, वो भी ठीक है। तीनों को एक साथ कर दिया।
अच्छा एक आपको तरीका और बता देते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ से हो जाएगा बेटा। हाँ जी मनिंदर करके देखना, नहीं तो बेटा कल अच्छे से डिटेल में करवाएंगे। अच्छा सेंटर ऑफ मास की ना कुछ खास बातें हैं। अब आसान आसान से क्वेश्चन करते हैं। सेंटर ऑफ मास के बारे में बेटा कुछ खास बातें हैं। पहली बात बेटा, सेंटर ऑफ मास आप खुद बताओ, लाइट पार्ट की साइड होगा या हैवी पार्ट की साइड होगा? अभिमन्यु प्रियम ये बताओ, सेंटर ऑफ मास लाइट पार्ट की साइड होगा या हाइट पार्ट हैवी। अब मान लो ये बेटा ये रोड है और इसका वेट क्या है, यूनिफॉर्म है, खाली है बीच में से, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ए यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, क्योंकि मास सभी का क्या है, सेम है। अब मैंने इस साइड थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर देखना, अब ये वाला साइड क्या होगी बेटा, हैवी होगी ना, तो सेंटर मास देखना यहाँ पर तो है नहीं, गिर रहा है। तो ये लगभग आपका यहाँ से आ गया, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा। तो सेंटर मास क्या होगा, शिफ्ट हो गया। तो सेंटर मास हमेशा हैवियर पार्ट की साइड जाएगा। इससे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अजीब सा क्वेश्चन करेंगे। तो पहले लिख लो बेटा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी लाइन के ऊपर। मान लो बेटा ये आप इतना पहले कुछ कर लेते हैं फिर करेंगे, उसमें जरूरत पड़ेगी कुछ और चीज़ों की। आप जो बताने जा रहे हैं बेटा ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी समझाते हैं, पहले एक लाइन इसमें और ऐड कर लो। अगर आपको टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गए तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट ये लाइन देखना। अब बेटा एक ध्यान से बताना, ये एक रिंग है, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपने कौन सी क्लास में बेटा किया हुआ था काम ना, सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करना, सेवंथ में ऐसा कुछ किया होगा। मतलब ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिसके उधर भी पार्ट वैसा हो उधर भी वैसा हो। तो बेटा ये लाइन एक आ गई और डायमीटर से पास होगी, कॉमन सेंस है ना, सॉरी सेंटर से पास होगी। तो सेंटर ऑफ मास बेटा इसी के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा, ये गारंटी है। अगर एक और ड्रॉ कर सकते हो तो कर लो, कर सकते हो एक और ड्रॉ, वो भी कहाँ से पास होगा, सेंटर से। तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर क्या आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहाँ। तो बेटा रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, उसके सेंटर पर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जैसे बेटा आपकी एक रोड है, इस रोड का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, एक जैसी शेप है बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो। एक तो बेटा ये आ गया ना, इसके ऊपर भी वैसा, इसके नीचे भी वैसा, और एक बेटा ये आ जाएगा,
इसके उधर भी वैसा, उसके उधर भी वैसा। तो ये काम कहाँ होगा? सेंटर पर ही होगा ना। कोई बच्चा का सर ये ड्रॉ कर दिया, बेटा इधर ज़्यादा इधर कम, तो यानी कि किसी रोड का सेंटर मास कहाँ लाई करता है? उसके मिड पॉइंट पर। ठीक है। अच्छा, एक सिलेंडर देते हैं बेटा आपको, अब आप बताना इसका कहाँ पर लाई करेगा। मैं इसकी हाइट h दे दी, इसकी रेडियस कितनी दे दी बेटा? r दे दी। तो बताना कहाँ पर लाई करेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक ड्रॉ करो बेटा, क्या ये आएगा? कोई और कर सकते हो क्या? कर सकते हो बेटा, इधर हो। तो ये पॉइंट क्या आएगा? हाइट बेटा कितनी होगी? h/2। अगर आप इसको ओरिजिन मान रहे हो ना इसको, तो बेटा ये 0 आ जाएगा। अगर आप इसको क्या मान लो? ओरिजिन मान लो। तो ये आ गया सेंटर। अच्छा जी, 3 डायमेंशन में स्फीयर लो बेटा। अगर स्फीयर का सेंटर मास कहाँ आएगा? स्फीयर के भी बेटा सेंटर पर ही आएगा। समझ गए ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। अच्छा, अगर ये डिस्क ले लो बेटा सर्कल की जगह, भरा हुआ बेटा ये पोर्शन, डिस्क ले लिया आपने। डिस्क का कहाँ आएगा बेटा? सेंटर पे ही आएगा ना। अभी 2 ड्रॉ करके देख लो। तो ऐसे बेटा कुछ फिगर आपको मिलेंगे जिनका सेंटर ऑफ मास आप 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक ड्रॉ करके बता सकते। ठीक है। तीसरा बेटा जो मेन है आपका, अच्छा जो ट्रायंगल होते हैं बेटा, उसका जो सेंट्रोइड होता है ना, उसका वहां पर लाई करेगा। अगर ये इक्विलर ट्रायंगल है तो फीलिंग ले सकते हो। इक्विलर ट्रायंगल बेटा, एक ये गई, उसके उधर भी वैसा, उसके उधर भी वैसा, और एक बेटा यहां से आप कर सकते हो। तो यानी कि सेंट्रोइड। तो ट्रायंगल का बेटा आता है सेंट्रोइड पर। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आगे पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास एंड सीओजी। अच्छा, यहाँ पर फिजिक्स की बेटा खास बात ये है, ये स्मॉल साइज का मतलब क्या है? एक बेटा आपकी 50 फुट की बिल्डिंग को भी यहाँ पर स्मॉल साइज कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं अर्थ की रेडियस की कंपैरिजन में। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, उसके कंपैरिजन में बेटा 50-100 फुट की बिल्डिंग आपकी स्मॉल साइज की ही है। तो वो याद रखना। इस स्मॉल साइज में बेटा आपका टावर भी आ जाएंगे, मकान बिल्डिंग सारी आ जाएंगे स्मॉल साइज में। ठीक है ना सागर? ठीक है। मैं यहाँ पर लिखा है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट सेम पॉइंट फॉर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। ये स्मॉल साइज किसको कह रहे हैं? 50 फुट की बिल्डिंग को भी स्मॉल साइज कह रहे हैं। कैसे कहेंगे ये तो देखो ना, कंपैरिजन किससे कर रहे हो? अर्थ की रेडियस से, और वो कितनी है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, उसे कंपैरिजन में स्मॉल। अच्छा, ये आगे
3 पॉइंट। हाँ, आउटसाइड भी लाई कर सकता है और इनसाइड भी लाई कर सकता है, वो मैंने पहले बता दिया। सेंट्रो मास पर बेटा सागर, सेंट्रो मास पर बेटा एक्चुअल में मास हो भी सकता है और एक अच्छा क्वेश्चन बेटा लिखवाने जा रहे हैं, वो करो। उसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस देखकर आप बता सकते हो। एक स्क्वायर है बेटा आपका, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है क्या बेटा ये वाली चीज यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है। यहां से ना स्क्वायर कट करने हैं 4 इक्वल। इस स्क्वायर का नाम है 1 2 3। मैं कुछ ऑप्शन पार्ट लिखने जा रहा हूं, आपने आंसर बताने हैं। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट ओरिजिनली, मतलब जब कुछ नहीं रिमूव किया था तब सेंटर मास कहाँ पर आएगा? ओरिजिन पर आएगा बेटा, अभी करके आया ना, बिल्कुल सेंटर पर आएगा, ये आसान था। आगे क्या कह रहा है? ये वेयर इज द सेंटर ऑफ मास आफ्टर स्क्वायर 1 इज रिमूव्ड। बेटा 1 को रिमूव कर दिया, अब बताओ कि आपने क्वाड्रेंट बताना कि फर्स्ट में आएगा, सेकंड में, थर्ड में, और कुछ नहीं बताना, ये बताना है आपने, ये थोड़ा सा सोच के बताना। सी बेटा थर्ड क्वाड्रेंट आफ्टर स्क्वायर 1 and 2 रिमूव्ड। अगर ये कर दिया फिर कहाँ होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोरिंग नहीं है। 1 सेकंड एंड अच्छा, इसमें पहले का तो बेटा ओरिजिन आ गया ना, दूसरे का अब ध्यान से देखना। फर्स्ट को रिमूव किया, जितना सोच ले अच्छी बात है। जैसे फर्स्ट को रिमूव किया तो बॉडी बारी किस साइड हो गई? इस साइड बारी है ना। तो अब किसी बच्चे का डाउट है, सर यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा बना? ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगा क्योंकि इधर से खाली है, इधर से भरा हुआ है, तो चेंज हो गया काम। तो बेटा मतलब इधर तो शिफ्ट होने नहीं वाला, तो आएगा किधर बेटा? इधर आएगा। तो मतलब इस लाइन को ऊपर ही आना है, लेकिन इधर से पोर्शन हल्का है और इधर हैवी है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड में बेटा थर्ड क्वाड्रेंट आंसर लिख लेना। अब ऐसे बेटा अगर फर्स्ट 2 को रिमूव कर दोगे तो अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ। कोई बच्चे से इधर कहेंगे, कोई इधर कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सोचो। वाई एक्सिस के ऊपर ओ वाई के ऊपर आएगा। क्यों आएगा भाई? ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा बचेगा? सिर्फ एक बचेगा, ये वाला। तो इसी के ऊपर आएगा ना। नहीं सर ऊपर नहीं आएगा बेटा, अगर ये दोनों हटा दोगे, आना तो इसी के ऊपर था, लाइन के ऊपर। तो इधर बेटा ये हटा दिया तो इधर हल्का हो गया, नीचे बारी हो गया, तो बारी वाली साइड कहीं यहाँ आए। तो यहाँ पर लिख लो बेटा थर्ड में
ऑन ओ वाई डैश कह लो बेटा इसे। अब फर्स्ट और थर्ड को रिमूव करोगे तो भाई फर्स्ट और थर्ड को ओरिजिन ही आएगा, फर्क नहीं पड़ा बेटा। क्योंकि इधर से जितना हल्का हो बेटा उतना उधर से कर दिया तो बैलेंस रहेगा काम। तो बेटा यहां पर आएगा ओरिजिन। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट थर्ड को रिमूव करने से फर्क नहीं पड़ा था ना, मतलब फर्स्ट थर्ड को रिमूव करोगे तो फर्क नहीं। अब सेकंड को रिमूव करोगे तो इसमें आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। लास्ट सभी को रिमूव कर दोगे तो सेंटर पर ओरिजिन पर आ जाएगा। तो इससे बस दो चीजें पता लगती हैं, एक्सियल ऑफ सिमेट्री का थोड़ा बहुत आइडिया आपका बेटा हो। अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यहां पर बेटा एक रोड रख दिया आपने ये वाली, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, मान लो कैपिटल एल दे दी, मास कितना है इसका एम है। एक रोड बेटा यहां रख दी उसने, इसकी लेंथ भी एल है। एक रोड कहां रख दी उसने, यहां रख, इसकी लेंथ भी कितनी है बेटा एल। तीन रोड लगा दी, तीनों का बेटा सेंटर मास निकालना कहां आएगा। अब पता चलेगा, एक ये लगा दी, एक ये, तीन लगा दी, इनका सेंटर मास इतना मुझे पता है बीच में आएगा, लेकिन पॉइंट बताओ एग्जैक्ट कहां आएगा इस बार। अरे भाई तुक्का लगाने से पहले सोच लिया कर बेटा। उस सेंटर रोड पर तब आता है अगर जो मास है आपका यहां रखा होता है, यहां। लेकिन हाँ उस तरीके से हो सकता है आंसर सेम आ जाए, बट कंसेप्ट समझ लो। अगर बेटा मैं इसको 2L कर देता, कम ज़्यादा कर देता, फिर दिक्कत आती ना। अब मुझे ये बताओ इस रोड का सेंटर मास कहाँ आएगा, बीच में आएगा ना, इतना तो पड़ा हुआ है। तो इस सारे का मास कहाँ मान लो L/2 पर। तो ये पॉइंट क्या आ गया बेटा L/, अच्छा पूरा पॉइंट लिखना है बेटा, देखो 0 × L/, अच्छा इसका बेटा कहाँ आएगा फिर, इसका बेटा कहाँ आएगा यहाँ पर, क्योंकि सेम लेंथ है सेम मास है। तो बेटा ये आ जाएगा L/, इसका कहाँ आएगा बेटा, इसका क्या पॉइंट बनेगा। मैथमेटिकली सोच लो बेटा, ये पॉइंट है आपका 0, L, ये L, दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, मैथ में किया होगा ना मिड पॉइंट L/2, कहीं यहां पर आएगा बेटा L/2। अब इन तीनों को कंसीडर करके काम कर लो, 3 पॉइंट पता लग गए ना। इसका सारा मास कहां मान सकते हैं, यहां पर, इसका बेटा यहां पर, इसका यहां पर। मास अभी का कितना बेटा m है, तो बेटा फॉर्मूला लगा लो, इसको मान लो ओरिजिन। अब अच्छे से फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, क्योंकि बेटा 2 डायमेंशन में तो बेटा x1 m1 पहला, m1 x1, m2 x2, m3 x3, m1 प्लस, बेटा पहला मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ सागर, किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 2, मर्जी है आपकी। इसको बेटा 1 मान लो, तो बेटा इसका पॉइंट, इसमें x की वैल्यू कितनी आई, 0। तो पहला x की वैल्यू 0 है, और m × प्लस x2 की वैल्यू बेटा, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, L/, प्लस तीसरे में बेटा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है,
L बाय, नीचे बेटा सभी का मास 3m आएगा, m प्लस m, सिंप्लीफाई करना बेटा कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2ml2 तो क्या बन जाएगा आपका 2ml मतलब L बाय 3 आ गया बेटा, चेक कर लेना L बाय 3। y की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, सेम निकालो फटाफट y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालो बेटा, y की वैल्यू निकालो भाई, निकाल लो, सेम ही आएगी। तो y की वैल्यू बेटा आया है आपकी L बाय, तो पॉइंट बन गया बेटा, नहीं यार L बाय 3 आया, L बाय 3 आएगा। अब एक क्वेश्चन है करके इससे करके लाना है, क्वेश्चन क्या है बेटा, एक स्क्वायर रखा हुआ बेटा ये वाला, इसकी रेडियस बेटा कितनी है मान लो 5 सेंटीमीटर मान लो, साथ में बेटा चिपका कर क्या रख दिया, एक स्क्वायर रख दिया, इसकी साइड कितनी है बेटा, मैं ऐसा नहीं बता रहा, मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट है बेटा 5, और ये पॉइंट है बेटा आपका 10, यहाँ बेटा 12 कर लो, ठीक है। इसका मास बेटा कितना है m, और इसका मास बेटा कितना है 2m। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। हिंट दे रहा हूँ, स्क्वायर का कहाँ पर होता है, सर्कल का मान लो सेंटर पर होगा ना, तो बेटा इसका मास सेंटर पर मान लेना, इसका बेटा इसके सेंटर पर मान लेना, और बेटा बेटा 2 पॉइंट बन जाएंगे, क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा ना। तो ये करके आना घर से।